गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम रवि गुप्ता है। मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। इलेट्स एक संस्था है जो 17 साल पहले शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य इनोवेशन को स्प्रेड करना है। इनोवेशन इन गवर्नेंस, इनोवेशन इन हेल्थ, इनोवेशन इन एजुकेशन, इनोवेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सेवरल अदर सेक्टर्स। सो आज के दिन हम अराउंड 30 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जहां पर हम इनोवेशंस और आइडियाज को जो स्प्रेड कर रहे हैं। हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में, विदेशों में जो इनोवेशंस हो रहे हैं उन आइडियाज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसको अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री ललित जैन जी, जो आईएएस अधिकारी हैं और हिमाचल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में डायरेक्टर हैं और साथ साथ वो डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है ललित जी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ। बहुत धन्यवाद मिस्टर गुप्ता। मेरा कोई रिश्ता इलेट से पिछले 3-4 साल का है and it has been a marvelous journey throughout, a learning experience with you, and thank you so much that you have made me part of this seminar today. तो आज हमारा चर्चा का जो एक फोकस एरिया है वो कोविड-19 का सिचुएशन है कि कैसे उस सिचुएशन को हिमाचल प्रदेश में खासकर रूरल एरियाज में उस सिचुएशन को डील किया जा रहा है, जिसको श्री ललित जैन जी इस चीज के इंचार्ज हैं और देख रहे हैं। तो आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे उनसे और उसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या और विकास कार्य हिमाचल में इनके डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहे हैं। और इसके पहले कि हम उस विषय तक पहुंचे, हम ललित जैन जी से जानना चाहेंगे कि इनका जन्म, इनकी शिक्षा कहाँ हुई और इनको आईएएस सर्विसेज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उनका जो अब तक का सफर है आईएएस के जर्नी में वो कैसा रहा है। देखिए, मेरा जन्म चंडीगढ़ के समीप एक पंजाब का छोटा सा कस्बा है जिसको खरड़ कहा जाता है, वहां पर हुआ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे फादर दी ट्रिब्यून अखबार के जर्नलिस्ट हैं और पिछले कोई 40-45 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वो बचपन से ही मैं देखता था कि कैसे मेरे फादर आईएएस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ इंटरव्यूज लेने जाते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी ना कभी स्वयं आईएएस अधिकारी बनूं, तो पहली प्रेरणा तो मेरी उनसे शुरू हुई। और दूसरा, जीवन में बाय नेचर ऐसा था कि कुछ करना चाह रहा था समाज के लिए, कोई धार जमाना चाह रहा था, तो आईएएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा और उसी को देखते हुए मैंने तैयारी की। चंडीगढ़ से मैंने स्कूलिंग की, डीएवी कॉलेज गया, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज गया, चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और शौकिया टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता भी था। उसी दौरान इलेट्स की बहुत सीनियर पत्रकार हैं प्रिया यादव मैडम, जो आजकल एडिटर भी हैं नॉर्थ इंडिया की, आपका रेजिडेंट सारा काम देखते हैं। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं उनका कोलीग भी रहा और मीनवाइल क्योंकि लॉ की डिग्री की थी तो अपना हाथ प्रैक्टिस पे भी आजमाया, परंतु हमेशा ही लगा कि पब्लिक सर्विस के लिए आईएएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और 2011 बैच का मैं अधिकारी हूँ। सबसे पहले क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण क्षेत्र है तो हमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एक्सपोजर दिया जाता है। मैं कांगड़ा के अंदर एक ब्लॉक के अंदर रहा। जिला कांगड़ा धर्मशाला आप सभी जानते हैं, दलाई लामा जी के लिए मशहूर है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल टाउन जो बद्दी का है, जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है दवा के लिए, वहां का मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा, एसडीएम रहा और फिर पुनः दोबारा कांगड़ा गया, धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी के कमिश्नर और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे। उसके बाद कोई 7-8 महीने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहा। फिर जिला अधिकारी रहा, सिरमौर नाम का जिला है, पौंटा साहब बहुत मशहूर जगह है जहाँ की, नाहन पौंटा साहब, और जो देहरादून और अम्बाला के साथ सटा है। उसके बाद आजकल मैं डायरेक्टर ग्रामीण विकास हूँ, पंचायती राज भी देखता हूँ और साथ साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी देखता हूँ। धन्यवाद ललित जी, आपने जो बैकग्राउंड दिया। अब ये बताएं कि हिमाचल में कोविड-19 की सिचुएशन क्या है और खासकर आप जो क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ क्या सिचुएशन है और कैसे उसको मैनेज करें।
देखिए, हिमाचल प्रदेश बाय एंड लार्ज कोविड-19 अंडर कंट्रोल है। स्टेट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। पहले ही दिन हमने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए थे और आज हम लगभग 70 लाख लोगों का घर घर जाकर एक बार उनसे सवाल जवाब कर चुके हैं और निरीक्षण कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया, विदेश से तो नहीं आया। बहुत ही एग्रेसिव इस मामले में स्टेट की पॉलिसी रही और आज लेस देन 35 हमारे पास केस हैं, जिनमें से 10-12 तो ठीक भी हो चुके हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस दे वर लिंक्ड टू जमात। और शायद एक आधा केस था जो तिब्बतियंस का था, जो कोई विदेश से आए थे। ओवरऑल सिचुएशन इन हिमाचल प्रदेश इज अंडर कंट्रोल। टोपोग्राफिकली भी यदि आप देखें तो नेचुरल तौर पे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो सोशल डिस्टेंसिंग एक नेचुरल हो जाती है। घर बहुत दूर दूर हैं और ठंड होने के कारण बहुत लोग घुलते मिलते भी नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि इट विल रिमेन एज अ पॉकेट विच इज बाय एंड लार्ज फ्री और समहाउ वेयर कोविड इज अंडर कंट्रोल। यस, हमारे जो क्षेत्र पंजाब से सटे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का है हमारा, बद्दी का, वहां पर खतरे की संभावना है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसके अंदर प्रिकॉशन ले रही है। और चूंकि ये लॉकडाउन की स्थिति है और काफ़ी, जैसे आपने कहा कि घरों के बीच में डिस्टेंस है और आपके पास रूरल एरियाज है, तो जहाँ पर लाइवलीहुड एक अपने आप में चैलेंज है, जहाँ लोग रोज दिहाड़ी पे जाते हैं, काम करते हैं, रोज खेती भी करते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या चैलेंजेस है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। भारत को विलेज रिपब्लिक्स के अंदर बांटा गया है और मैक्सिमम पॉपुलेशन भारत की भी और हिमाचल की तो खासकर 90% हमारी जनता जो है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि दिहाड़ीदार व्यक्ति है, दुकान करता है, दिहाड़ी पे जाता है, नरेगा का मजदूर है। अब लॉकडाउन तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आफत थी, परंतु फिर भी थैंक्स टू द लीडरशिप एंड सीनियर ऑफिसर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, हमारा पहले ही दिन से मिस्टर गुप्ता काम शुरू हो गया था। हमने जो महिला मंडल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं, हमें आइडिया आया कि ये बहुत बड़ी एक पैरेलल आर्मी है स्टेट के पास। हमारे पास इस समय 18,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड हैं और 1.5 लाख पॉपुलेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर रजिस्टर्ड है। हमने सोचा कि यदि हम इनको एम्पावर कर दें तो घर घर हम किसी प्रकार से मनी फ्लो, पैसे का फ्लो हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसी कड़ी में, क्योंकि कोविड था, उसके लिए मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत थी। हमने इमीडिएटली सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे हिमाचल भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस काम के ऊपर लग गए हैं, जो न केवल स्थानीय जनता को ये कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रदान कर रहे हैं, परंतु इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये सारी प्रोडक्ट्स को वो बेच रहे हैं। इन दिस वे हमने एक पैरेलल इकोनॉमी इकट्ठी की। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किचन गार्डनिंग के लिए इनकरेज किया, क्योंकि फूड की कमी होनी थी। हालांकि हम मान सकते हैं कि चावल और गेहूं तो हर एक के पास होगा, परंतु व्हाट अबाउट वेजिटेबल्स? किचन गार्डनिंग में किसी के पास 1 बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन है, हमने उनको इनकरेज किया, सपोर्ट किया कि आप उगाइएगा सब्जियां और फिर बार्टर से उसको एक्सचेंज करें गाँव के अंदर। बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि गाँव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मटर उगाए और दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने टमाटर उगाए, तो वो एक फिगर पे पहुंच गए कि मटर इतने का है, टमाटर इतने का है, इक्विवेलेंट एक दूसरे से बार्टर किया। और बहुत इंटरेस्टिंग ये तरीका चला हमारा और वो फैलता ही जा रहा है और उसको हम विभाग के द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई कितनी लंबी होगी ये हम नहीं कह सकते। हमें अंदाजा है कि यस, लॉकडाउन विल एंड, बट किस प्रकार कहाँ तक हमें दौड़ लगानी पड़ेगी बड़ा मुश्किल है कहना, और लॉजिस्टिकली पता नहीं कहाँ क्या होगा। तो ये इनिशियल हमारा रिस्पॉन्स था, परंतु जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख को विस्तृत जानकारी दी, तो 20 अप्रैल से हम विभाग की तरफ से नरेगा, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके कार्य शुरू कर रहे हैं। मैं नरेगा का कमिश्नर भी हूँ स्टेट के लिए। हम इमीडिएटली लोगों को इनकरेज करेंगे कि अपने घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, अपनी लैंड की डेवलपमेंट, सड़कें, गलियां, नालियां, इन सबको बनाना शुरू करें। लगभग 8 लाख हमारे पास नरेगा के अंदर रजिस्टर्ड है लेबर। इनमें से यदि 1-1.5 लाख लोग भी काम करते हैं तो बहुत फंड फ्लो जो है वो रूरल एरियाज के अंदर हो जाएगा। साथ साथ हमने फैसला किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत मकानहीन व्यक्तियों को
मकान दिए जाते हैं वो भी हम इमीडिएटली शुरू करें, उससे व्यक्ति खुद इन्वॉल्व रहेगा। देखिए हमारा ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति के पास काम नहीं होगा तो नेगेटिव थॉट्स आएंगी। इस समय साइकोलॉजिकली लोगों को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, इसी को देखकर हम स्लोली स्टेडली ओपन अप करेंगे। हाँ, हमें ये चीज बड़ी क्लियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, और साथ साथ जहां जहां कार्य हो रहे हैं वहां हाथ धोने की फैसिलिटी और घर से बनाए हुए मास्क हम सबको इनकरेज करेंगे कि वो इस्तेमाल करके वो कार्य करें। ये एक ओवरऑल मैंने आपको दिया कि हम आने वाले दिनों में क्या क्या गतिविधियां चाहते हैं। और वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, मतलब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, लकीली आपके यहाँ अभी नंबर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन किसी गंभीर स्थिति की अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके लिए फैसिलिटीज क्या है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या? हमारी स्टेट ने यदि कोई भी व्यक्ति हेल्थ के लिए इन्वॉल्व है, यदि तो उसकी बीमारी ऐसी है कि रुक सकता है, तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, जाकर व्यक्ति अपनी बीमारी डालिए, कहाँ किस अस्पताल में जाना है उसकी डिटेल डाल सकता है, और उसके लिए कर्फ्यू पास बन जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर भी हमारे यहाँ पर जो लोकल कांस्टेबलरी है उसको सेंसिटाइज किया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी में है और ही अपीयर्स के ही इज इन इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, तो कोई किसी को परेशान नहीं करता। हमारे हर एक जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जिनको जोनल हॉस्पिटल कहा जाता है हिमाचल में। इसके अलावा भी फॉर अ क्लस्टर ऑफ 20-25 villages there is a hospital, whether it will be a primary health center or a community health center, which will be there, and all the doctors, thanks to the doctors and their profession, सभी डॉक्टर साहिबान बहुत डेडिकेटेड तरीके से जहां जहां उनकी पोस्टिंग है वहां पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स से MBBS, उनको भी स्टेट ने फैसला लेकर तुरंत पोस्टिंग दे दी है, वो भी अपनी अपनी जगह पोस्टिंग्स के अंदर पहुंच गए हैं। इसके इन एडिशन टू दिस टेली मेडिसिन हमारे यहाँ पे इनकरेज कर दी गई है, चाहे वो IGMC हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, या टांडा मेडिकल कॉलेज है जो कांगड़ा के अंदर है। दोनों जगह पे डॉक्टर्स को निवेदन किया गया है कि आप टेली काउंसलिंग या फिर टेलीफोन के जरिए यदि कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसके लिए केवल एक कंसल्टेशन की आवश्यकता है वो कीजिएगा। कोई बहुत स्टार्क ऐसा केस स्टेट के सामने नहीं आएगा कि किसी की जान कोई मेडिकल उसकी वजह से गई हो। और जो कोविड पेशेंट्स, एग्जिस्टिंग कोविड पेशेंट है, उनके लिए आइसोलेशन वार्ड्स कितने हैं हमारे पास और क्या है? हर एक जिले के अंदर एक हॉस्पिटल डेजिग्नेट कर दिया गया है जहाँ पे आइसोलेशन फैसिलिटी रहेगी। वो तो एक लॉन्ग टर्म मेजर है, परंतु जो 2 मेजर मेडिकल कॉलेज है, टांडा विच इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड शिमला के अंदर, दोनों के अंदर स्टेट को डिवाइड करके वहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं, और बहुत से पेशेंट्स अपना उपचार करवा कर चले गए हैं। वो पोस्ट उपचार के बाद आइसोलेशन के अंदर है। और कैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इससे एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगा? एक उस पे एक MHA का ऑर्डर भी आया है कि पार्शियल लॉकडाउन हटाने का, तो उस पे आप लोगों का विजन क्या है? देखिए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आने वाला ये जो 2020 का साल है ये बहुत गंभीर रहेगा। एग्जिट तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से तो लोग मरेंगे ही, कहीं लोग भुखमरी से ना मर जाएं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जैसा आपने ठीक कहा। एग्जिट स्ट्रेटजी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द विलेजेस। जैसा कि आपने अपने स्टार्टिंग वक्तव्य में कहा, हमें विलेज की एक्टिविटी को जनरेट करना पड़ेगा। Let us lock down the areas which are notorious and which have lot of cases. उन एरियाज को लॉकडाउन करके, और एरियाज जैसे हिमाचल में शिमला है, मंडी है, उदाहरण के तौर पे ये जिले खोले जा सकते हैं स्लोली स्टेडली। और विलेजेस के अंदर, इनसाइड द विलेज को यदि हम एक रिपब्लिक मान ले, एक देश मान ले अपने आप में, तो विलेज को खोला जा सकता है कि विलेज के अंदर एक्टिविटी जो है वो होती रहे। एंड देन ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री है वो हमें चलानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में आपकी जितनी कमोडिटीज है उनकी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। स्टॉक्स खत्म हो रही हैं लोगों के पास। अब इंडस्ट्री का 2 मॉडल हो सकते हैं। One, that there is a screening of the workers and industry is made responsible for it. Second can be कि industries अपने temporary hostels लगा ले। आजकल prefab टेक्नोलॉजी है, टेंटिंग है। आपके अगर इंडस्ट्री में 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स को ठहराना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 100 वर्कर्स का कम्युनिटी किचन चलाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री को यदि वर्कर्स वहां पे ठहरते हैं तो अलाउ कर देना चाहिए उन एरियाज में जहां पर कंटेनमेंट जोन्स हैं।
परंतु जो एरिया साफ है वहां पर अगर खुला भी छोड़ देंगे इंडस्ट्री को, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिसाल के तौर में हिमाचल का 80% एरिया आज बिल्कुल क्लियर है, हम उसको डिवाइड कर लें, एक वॉल बना लें, ये वॉल से इधर इंडस्ट्री चले, इस वॉल से इधर यदि इंडस्ट्री ने चलना है तो अपनी फैक्ट्री के अंदर हॉस्टल का इंतजाम करके उनको ठहरा के चलाइए। और किस प्रकार से जो सरकारी विभाग है उनके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो रहा, और जो एहतियात बरतने चाहिए उस पर कैसे काम हो रहा है? नहीं, आपने बहुत ठीक कहा, क्योंकि इस समय सरकारी एजेंसियों और सरकारी विभागों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और यदि सरकार के कर्मचारी अधिकारी ही इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो चक्के देश के ठहर जाएंगे। विभागों में स्वाभाविक सी बात है कि विभाग अध्यक्ष को तो आना होगा, परंतु जहाँ पर गैर जरूरी है जिस दिन आना, घर से भी काम चल सकता है थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इवन जो क्लेरिकल लेवल पर जो व्यक्ति सारी फाइलें बनाते हैं, वहां पर भी 50% स्टाफ से हम काम चला सकते हैं। और आई थिंक एक प्लानिंग की जरूरत है, जिससे विभाग अध्यक्ष एक दिन पहले प्लानिंग करके बता दे कि कल को किस किस व्यक्ति की जरूरत है, केवल उसी को बुलाए। क्योंकि मान लीजिएगा कि कोई ग्रामीण विकास के अंदर नरेगा को डील करता है, नरेगा का कार्य नहीं है कल को, तो नेचुरली कल को उसके बाबू को या उसके क्लर्क को ना बुलाया जाए, और उस तरह से हम एश्योर कर सकते हैं कि ऑफिस के अंदर लोग कम हो। और जो पब्लिक डीलिंग थी ऑफिस के अंदर, वो हमें टोटली बंद करनी पड़ेगी, जूम के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। यदि कोई पब्लिक का व्यक्ति अपनी ग्रीवेंसेस रखना चाहता है टेलीफोनिकली, मोबाइल से, व्हाट्सएप से या फिर जूम से, हम ओपन मीटिंग्स कर सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हम ओपन चर्चा, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक वो कनेक्ट हो सके और वो सेमिनार की तरह एक अपनी बात कह सके, ऐसा तरीका करना पड़ेगा। और तो कोई जरिया नहीं है। मुझे लगता है कम से कम हमें आने वाले 2-3 महीने इस तरह से चलना चाहिए, उससे बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। बिकॉज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हमारे देश की 25% जनता तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही लगा रही होती है, इससे बड़ा फायदा होगा। ऐसे सिचुएशन में आप चूंकि आईटी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं खुद और आप समझते हैं, तो आप ई गवर्नेंस का रोल किस प्रकार से देखते हैं? ई गवर्नेंस का अब महसूस हो रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल था। कई बार उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। अब मिसाल के तौर पे ई ऑफिस है, आप सभी जानते हैं, NIC हमारे भारत सरकार का अदारा है, उसने ई ऑफिस प्रमोट किया। आज भी विभागों के पास ई ऑफिस नहीं है, क्योंकि नीचे जो क्लेरिकल लेवल पे व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है, वो भी कंप्यूटर से इतना ब्रेस्ट नहीं हुआ है। परंतु कोरोना ने एक चीज बता दी है कि IT तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज कोई भी कार्य करने के लिए। आई थिंक जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ते हैं और ABC सिखाना शुरू करते हैं, लगता है कि कोई भी हो, चाहे सरकारी स्कूल जाता हो बच्चा, चाहे वो ओपन स्कूल जाता हो, और कुछ सिखाए ना सिखाए, भाषा 3-4 की जगह एक सिखा दीजिए, परंतु कंप्यूटर जरूर सिखा दीजिएगा। क्योंकि कंप्यूटर पता नहीं फ्यूचर में फिर दोबारा हम ईश्वर ना करे, परंतु समय का क्या पता होता है। ये आज जो हम बचे हैं थोड़ा बहुत, ये कंप्यूटर की वजह से बचे हैं, और आज आप और मैं हम बात कर पा रहे हैं और दुनिया हमें सुन रही है, ये भी कंप्यूटर की वजह से है। IT का तो बहुत महत्व है, और IT को हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए, IT डिपार्टमेंट्स को और स्ट्रेंथनिंग देनी चाहिए। आई थिंक भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें लीड लेनी चाहिए। और ये पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 के अलावा आपका जो डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, क्या उसका फोकस एरिया क्या रहे हैं, क्या मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं वहाँ पर, उसके बारे में लोगों को बताएं। गुप्ता साहब, बड़ी ऑनेस्टली मैं बात करूंगा, कैंडिडली, देश में मुझे जो भी मेरा 9-9.5 साल का प्रशासनिक एक्सपीरियंस रहा, कोई पैसे की कमी मुझे नहीं नजर आई। पैसा खर्चने की हमारी क्षमता नहीं है ऑनेस्टली, और स्कीमों को कैसे कन्वर्ज करके किस चीज की जरूरत है ये पिन पॉइंट करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। पार्टली उसके अंदर हमारा जो प्रशासनिक लेगेसी है वो रिस्पॉन्सिबल है। शायद पॉलिटिकली कहीं ना कहीं गांव के स्तर पर हम उस तरह की मैच्योरिटी को लैक करते हैं, विजन को लैक करते हैं, और इसी वजह से जो हमने अपने विभाग के अंदर मोटो रखा है, दैट इज कन्वर्जेंस एंड रेलेवेंस एंड एफिशिएंटली स्पेंडिंग द मनी।
आज गांव के अंदर करोड़ों रुपया पड़ा है, परंतु उसको स्पेंड करने के लिए इंजीनियर नहीं है, उसकी मेजरमेंट बुक बनाने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता, उसके अंदर स्कीम की डीपीआर तैयार करने के लिए व्यक्ति नहीं। तो ये विभाग, स्कीमें बहुत हैं, आप सभी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। नरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण अभियान है, बहुत योजनाएं हैं सरकार की। और हमारा जो अभी तक रहा है, इन सभी योजनाओं को कन्वर्ज करके हम बेटर कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, हमने ये कोशिश की। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट हमने ये प्रयत्न किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एक बहुत बड़ी पैरेलल आर्मी है। जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, वहाँ कितना हम महिलाओं के माध्यम से ये ग्रामीण विकास के कार्य एग्जीक्यूट कर सकें। मिसाल के तौर पे, यदि नरेगा के अंदर हमें सोशल ऑडिट की आवश्यकता है, तो क्यों ना महिलाएं जाकर सोशल ऑडिट करें, हमें क्यों एक नया सरकारी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, DDUGKY, बहुत अच्छी योजना है, इसमें बहुत अच्छा पैसा भी आता है। अब उसके अंदर स्किल तो हम दे देंगे, पर क्या स्किल रेलेवेंट है? हम हर किसी को इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर नहीं चाहते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स स्किल्स चाहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स स्किल्स, आजकल लैपटॉप रिपेयर करने के लोग नहीं मिलते। आजकल शिमला एक बहुत ठंडा क्षेत्र है, यहाँ हीटर्स लगते हैं, हीटर रिपेयर करने के लोग नहीं मिलते। बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ इसके अंदर स्किल्स हैं जो दिए जा सकते हैं। हमारा फोकस कहीं ना कहीं वहां भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि हमारी शादियों में, बारातों में ट्रेडिशनली बाजे बजाए जाते हैं। आने वाले समय में बाजे बजाने वाले नहीं मिलेंगे। हमने स्किलिंग शुरू की गांव के यूथ की कि घर बैठने से अच्छा है, गरीबी के अंदर रहने से अच्छा है, आप बाजा बजाना सीखिए। पता नहीं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, आप बाजा बजाएंगे और कल को म्यूजिशियन बन सकते हैं, पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनोवेशन लेकर आ रहे हैं उस माध्यम से। जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जो लोकल ट्रेडिशंस है और लोकल कल्चर है और लोकल इकोनॉमिक नीड्स है, तो उसके अराउंड हमें अपने जो स्कीम्स है उनको फोकस, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। जी, जी, जी। अच्छा, आपके इसके रूरल के साथ साथ आप टाउन एंड कंट्री प्लान भी जो देखते हैं, उस पे क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, उसके बारे में बताएं। कोरोना से पहले हम देख रहे थे किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में एक रिवाइवल, हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। RBI ने भी पॉलिसीज बड़ी रिलैक्स की जिससे कि लोनिंग वगैरह इजीली हो सके। परंतु हिमाचल की टोपोग्राफिकल इश्यूज हैं जो बहुत ज्यादा, रियल एस्टेट यहाँ पे नहीं हुआ है। हिमाचल की सबसे बड़ी समस्या थी होटल्स का आना और गेस्ट हाउसेस का आना। यहाँ पे टूरिज्म बहुत आता है और सरकार की भी कहीं ना कहीं इच्छा है, क्योंकि लोगों के पास और कोई साधन नहीं है जीविकोपार्जन का, तो लोगों को इनकरेज किया जाए यदि होम स्टेज करना चाहते हैं। परंतु ये होम स्टेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने प्रोलिफरेट कर गए कि पहाड़ियों की जो बहुत ही स्टीप स्लोप्स थी उनके ऊपर डब्बा नुमा घर आने लग गए, और वो बहुत बड़ी समस्या हुई। कुछ एक एक्सीडेंट्स हुए कि बारिश तेज हुई, घर गिर गए, लोग दब गए, उसके अंदर लोगों की मौत हो गई। कसौली का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हमारे टाउन प्लानर को गोली मार दी गई जब वो टाउन प्लानिंग इन्फोर्स करने गए। इन सब चैलेंजेस के बीच में मुझे जब ये विभाग मिला तो बहुत अहम था कि हम कुछ रैशनैलिटी लेकर आए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। कितनी मंजिल बनानी है, कितना FAR रखना है, कितनी घर के अंदर खिड़कियां छोड़नी है, कितने घर के अंदर एग्जिट पॉइंट्स छोड़ने हैं। तो हम एक तो रैशनैलिटी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा रेरा, हमारे और प्रदेशों में तो रेरा एस्टेब्लिश हो गया था, यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो हमने रेरा यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। अब एक रेरा एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी यहाँ पर काम करने शुरू कर गई है, और जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं प्लस प्रोजेक्ट्स को जो रजिस्टर करने का काम है वो सारा रेरा ने अब शुरू कर दिया है, जो कि हमारे टाउन कंट्री विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, एक पॉलिसी पैरालिसिस था 10-12 साल से, कभी TCP एक्ट अमेंड होता था, कभी नया आता था, कभी रूल्स नए बनते थे। अब हमने जाकर उसको स्टेबल किया है, और जो पुराने फंसे हुए प्रोजेक्ट्स थे उन सबको इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी जो भी हमें हमारी देनदारी है विभाग की, कोई फाइन के तौर पे है, कोई प्लानिंग परमिशन फीस है, वो देकर वो अपना व्यापार चलाएं, और ताकि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिले। हमने अपनी सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन कर दी हैं, चाहे वो नक्शे की हो, चाहे वो प्रमोटर रजिस्ट्रेशन की हो। हमने अब इस साल का ये लक्ष्य रखा है कि हम नक्शा विभाग की तरफ से ना पास करके
हम चाहते हैं कि आर्किटेक्ट्स उसको पास करें ताकि लोगों के पास चॉइस हो, और उसको हम रैंडम चेकिंग करेंगे और आर्किटेक्ट की जिम्मेवारी लगाएंगे कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो। उससे डिसेंट्रलाइजेशन होगी और लोगों को हमारे दफ्तरों में धक्के खाने से निजात मिलेगी। ललित जी, कुछ सवाल लोगों ने ऑनलाइन पूछे हैं, तो हाँ प्लीज। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक बार Q&A वाला बटन दबाएं। हाँ जी, उस पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। जी जी। श्री देसाई ने मुंबई से पूछा है, हाउ डू यू सी इकोनॉमी कमिंग बैक टू इट्स फीट इन रूरल एरियाज? बहुत अच्छा सवाल है देसाई साहब आपका, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि भारत तो रूरल एरियाज में ही रहता है। रूरल एरियाज में तो जी हमें कृषि और उनके आसपास की जो संबंधित एक्टिविटी है उसी को ही रिवाइव करना पड़ेगा। फूड एक रूरल एरिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है, तो चाहे वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हो, फ्रूट ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, और इसके अलावा ग्रो ही नहीं करना। मेन बात यह है कि हम हिमाचल से सेब आपको मुंबई तक कैसे पहुंचा पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो है चैलेंज रहेगा। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम ये ट्रांसपोर्ट की जो लाइंस हैं इनको रूरल एरियाज के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि मेरे हिमाचल के रिमोट गांव से जो सब्जी चलती है वो दिल्ली तक पहुंच सके और दिल्ली से आगे मुंबई तक पहुंच सके। महिलाओं का और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यदि कोई भी राष्ट्र की पॉलिसीज बनती हैं, आई थिंक उनको रूरल एरियाज को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए। Should I take the next question? जी। Yes, yes. सेकंड मिस्टर सुधीर गौतम है, इन्होंने पूछा है, how are rural areas placed in terms of healthcare in case of COVID situation blowing up? देखिए, अब रूरल एरियाज, भारत इतना विविध देश है कि रूरल एरियाज आप जहाँ हैदराबाद रहते हैं वहाँ पे बहुत डिफरेंट सिचुएशन होगी देन इन हिमाचल प्रदेश। फिर भी थैंक्स टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, थैंक्स टू द मास मीडिया, आज रूरल एरियाज में भी लोगों के पास ये जानकारी तो है कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है। परंतु फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं हम कैजुअली ले लेते हैं। कई बार कोई समागम हो रहा है, उसके अंदर लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं, या जैसे कुछ एक केस हुए जिसमें बाहर का कोई व्यक्ति संक्रमित आया तो रूरल एरियाज में उसको छुपा लिया गया घर के अंदर, ये सोच करके चलो हमारा भाई बंधु है, हम किसी को नहीं बताते। जब उसको वेंटिलेटर में डालने की आवश्यकता हुई तो दो बताया। तो इस टर्म्स में हमें काम करने की आवश्यकता है। एक एक घर के अंदर हमारे जो भी हमारा एक्सटेंशन स्टाफ है उसको किसी भी विभाग का है जाकर कोविड के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी ही पड़ती है। हालांकि मैं कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल्कुल भी इसमें कोई हिमायती नहीं हूं, परंतु फाइन से, रेप्रीमांड से, और बहुत बड़ा इसके अंदर रोल ग्राम पंचायतों का रहेगा, जिसके प्रधान और वार्ड मेंबर्स वो सारे रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि वो कोरोना के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करें, प्लस यदि कोई छुपे छुपाते आ गया है गांव में तो उसके बारे में बताएं। तीसरा इलेट्स के ही स्टाफ मेंबर मैडम प्रिया यादव का सवाल है, what are the conceptual changes that the Himachal Pradesh government is integrating in its policy while planning its town and cities for the future? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो हम आज से 10-15 साल पहले समझते थे, अब कुछ और समझने लग गए हैं। वर्टिकल एक्सपेंशन होने लग गई है शहरों की। देखिए, सबसे पहले तो वी वांट टू रैशनलाइज आवर नॉर्म्स एंड आवर रेगुलेशंस फॉर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं जो मैं सार्वजनिक तौर पे कई बार दे चुका हूं कि हमारे यहाँ पर कुल्लू मनाली में हम ज्यादा हाइट की बिल्डिंग अलाउ कर रहे थे, परंतु परवाणु जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में छोटी हाइट की बिल्डिंग। उसका कारण है कि जो मास्टर प्लान है बहुत पुराने बने। उस समय जिसकी जो सोच रही उसने प्रदेश के बारे में ना सोचकर एक लोकेलिटी के बारे में सोचा। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे शुड बी linked to the slope of the hill where a building is being made. मान लीजिए बिल्डिंग की स्लोप बहुत ज्यादा है, वहां पे 1 मंजिल अलाउ करें, जहां बहुत कम है वहां पर 4 मंजिल अलाउ करें। दूसरा, हम जीपीएस और आपका जो सैटेलाइट के जरिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग प्लस ड्रोन्स के जरिए उसको इनकरेज करने जा रहे हैं। अब जितने भी मास्टर प्लान है उसके अंदर हम सैटेलाइट इमेजेस, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है हमारी, उससे लेकर
उसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि वो प्रॉपर और एक प्रैक्टिकल प्लानिंग वहाँ के अंदर हो सके। और तीसरा, नेचुरली कोर्ट्स के बहुत ऑर्डर्स हैं हमारे लिए और उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कोशिश कर रहे हैं कोर्ट्स को भी कन्विंस करने की कुछ एक बातों में। तो ये 3 चीजों में डिपार्टमेंट इस समय प्रिया जी लगा हुआ है। चौथा मिस्टर गोस्वामी का है, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर to reach out to difficult terrains of Himachal Pradesh with citizen services during lockdown, keeping in mind the outbreak. हिमाचल में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है सुविक जी, और पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरे जो साथी देश के अन्य भागों में काम करते हैं ऑल इंडिया सर्विस से, उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम अक्सर मजाक करते हैं कि हिल्स में तो टाइम भी डबल हो जाता है और जो सड़क का मीटर है वो भी डबल हो जाता है। अगर आप 100 किलोमीटर प्लेन्स में 1-1.25 घंटे में तय करते हैं तो हमारे यहाँ 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और दूसरा, कुदरत का कुछ ऐसा है कि पता नहीं लगता कौन सी सड़क कहाँ पर बंद हो जाए, कहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाए, कहाँ पर पानी जो है नदी से उफान से ऊपर सड़क के ऊपर आ जाए। नो डाउट हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट थैंक्स टू द सिविल सर्विसेज शायद बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। हिल्स एरिया में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी डिफिकल्टी में भी कंट्रोल करना हिमाचल के अंदर, ये हमारे एसडीएम्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जो गांव के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ये सब की उनकी मेहनत की बदौलत हो चुका है। और नो डाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट चैलेंज को यहाँ की सिविल सर्विस ने एक्सेप्ट किया है। उत्तर प्रदेश से श्री अर्पित गुप्ता ने लिखा है, what is the impact of lockdown in rural areas vis-a-vis the urban areas? What impact do you see post COVID in your state? मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी बताया कि रूरल एरियाज हिमाचल के, अगर हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई कोरोना का इम्पैक्ट नहीं रहा है। अर्बन एरियाज हमारे जिस तरह से इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं वहाँ पे जरूर ऐसा इम्पैक्ट रहा। और रूरल एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि आएगी तो ये है कि छुप छुपाते जो लोग आ जाते हैं बाहर से, वो रहने लग जाते हैं और जब सिम्टम्स आते हैं तो बाहर निकलते हैं, तब तक समय बहुत हो जाता है। रूरल एरियाज में एक आपस में किनशिप रहती है, एक दोस्ती रहती है, कोई व्यक्ति बताता नहीं है कि ये इस तरह से छुप छुपाते आया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने फेस करना है। इम्पैक्ट तो हमारी स्टेट पे बहुत हुआ है क्योंकि हमारी स्टेट टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी टूरिज्म तो टोटल खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कोई 1 साल टूरिज्म का रिवाइवल भी नहीं होगा, और टूरिज्म के साथ ही सारी चीजें जुड़ी हुई थी। तो इट इज रियली अ स्केरी सिचुएशन, और यदि कोई थोड़ा बहुत हम रिवाइव कर पाए तो रूरल एरियाज को रिवाइव कर पाएंगे, बाकी के लिए तो अभी कुछ समय लगेगा। मिस्टर तोमर हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश से पूछा है, व्हाट आर दी फैसिलिटीज prepared for the people living in far-flung areas which are not easily accessible by road? देखिए यहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, that has been given full liberty to give rations and other supplies to people in the far-flung areas, और यदि जरूरत पड़ती है तो हम हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग उसके लिए करने के लिए तैयार हैं और किया भी है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है, हेल्थ इश्यूज में यदि लोग आए हैं। और टिल डेट कोई फार फ्लंग एरियाज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज सप्लाई लाइंस बड़ी मेच्योरली हमारे सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने यहाँ पे चालू रखी है। सभी हरियाणा की सब्जियों की सप्लाई चल रही है। हिमाचल में क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव हैं, इनकी एक अपनी पैरेलल इकोनॉमी भी है, यहाँ पे वो वहीं उगाते हैं वहीं खाते हैं, वो चीज भी चल रही है। प्लस यहाँ पर लगभग कोई 20 से 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में, तो नेचुरली वो सरकार इज अ मॉडल एम्प्लॉयर और तनख्वाह उनको मिल रही है, तो ऐसी कोई मारामारी यहाँ नजर नहीं। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर शर्मा का है अजमेर से, बद्दी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट इज अ फार्मास्यूटिकल हब, व्हाट कैन इट्स कंट्रीब्यूशन बी टू द कोविड सिचुएशन? मिस्टर शर्मा, यू विल बी हैप्पी टू नो कि इस समय बद्दी ही है जो मुझे लग रहा है कि जहां तक दवाई का सवाल है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर पेश होगा। हमारे यहाँ दवाइयाँ का काम चालू हो गया, हाइड्रोक्सीक्विनिन भी यहाँ पर बनने लग गई है, और पूरी जोर शोर से सरकार की सपोर्ट के साथ बद्दी के अंदर कार्य चल रहा है, और फार्मेसी ये बनी रहेगी देश की, और कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। क्वेश्चन आंसर्स हैव फिनिश्ड जी। Yes. Lalit ji, I think we almost we have finished the questions.
एक दो सवाल जो मन में आते हैं वो है कि जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग देश के हिस्सों में लोगों ने कोविड ट्रैकिंग सिस्टम्स बनाए हैं, कोविड एप्स बनाए हैं, तो कुछ ऐसा हिमाचल में ऐसा होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आपकी आरोग्य एप्लीकेशन है भारत सरकार की, उसका बहुत बढ़ चढ़ कर प्रसार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80-85% पॉपुलेशन ने उसको डाउनलोड कर लिया है और उससे हम एक बहुत आसान तरीके से जान सकते हैं हमारे आसपास कौन सा कोरोना का पेशेंट है और उचित दूरी बना सकते हैं। और डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार से कोऑपरेशन है आपके डिपार्टमेंट का? कैसे आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, हमने जमकर और सीखा भी बहुत। हमने जमकर आईटी का इस्तेमाल किया। मेरे विभाग में यदि आप हिमाचल में देखिए, कोई 25 से 30 हजार मुलाजम है जो टोटल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। ऑफिसर लेवल पे हम कोई 8 या 9 ऑफिसर हैं जो हेडक्वार्टर्स के ऊपर बैठते हैं। तो हम ऑफिसर्स तो डेली 3 या 4 बार अपनी वीसी और अन्य माध्यमों से इन टच रहते थे। जिलों से भी हमने जूम और अन्य कम्युनिकेशन के माध्यम से हमने अपना संपर्क जारी रखा और डेली रिपोर्टिंग हो रही है पंचायतों से कि कितने लोग हैं जिनको मुफ्त में राशन दे रही हैं हमारी पंचायतें, कितने लोग हैं जो बाहर से आए हैं। उससे यहाँ से कंट्रोल करना बहुत हमारे लिए इजी हो गया है। और स्वास्थ्य विभाग का कितना पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में? अक्सर होता है कि रूरल एरियाज में जो पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर पहुंच नहीं पाता, बहुत लोग एब्सेंट रहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में उस पर कुछ ध्यान हो पाए? स्वास्थ्य विभाग बहुत लीडरशिप से कार्य कर रहा है और हिमाचल में कोई एब्सेंटीज की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है और डॉक्टर्स जो हैं वो लगभग हर एक सेंटर के अंदर इस समय मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की पेनिट्रेशन टोटल है इस समय। स्वास्थ्य विभाग ये है जो कोरोना से रिलेटेड मेन पॉलिसी मेकिंग स्टेट के लिए कर रहा है। इनफैक्ट उन्हीं के जो डिसीजंस है और निर्देश हैं उसके मुताबिक और विभाग भी चल रहे हैं। और कम्युनिटी किचन्स देश के अलग अलग हिस्सों में जो चल रहे हैं हर जिले में, आपके यहाँ भी रूरल एरियाज में ऐसे कम्युनिटी किचन्स हैं? हमारे यहाँ पे महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने कम्युनिटी किचन्स चला रहे हैं। प्रधान भी अपने लेवल पे चला रहे हैं। रिलीजियस बॉडीज और एनजीओज भी जहां जहां आवश्यकता है अपनी कम्युनिटी किचन्स चला रही हैं। परंतु प्रेफरेंस स्टेट की यही है कि ड्राई राशंस दिए जाएं और ड्राई राशंस से व्यक्ति खुद बनाकर करे, बिकॉज कम्युनिटी किचन में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसेस का हनन हो जाता है। तो ललित जी, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा आने के लिए। और इस कार्यक्रम को अंत करने से पहले कुछ मैसेज फॉर इलेट्स की, आपका इलेट्स के बारे में जो अब तक आपने इंटरेक्शन किया और हमारे लिए कोई इनपुट्स और सजेशंस हो तो वो बताएं। देखिए, किसी भी संस्था की स्ट्रेंथ और उसकी विजन का इसी से ही पता लगता है कि वो सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आती है। इलेट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स और जाने माने जो बुद्धिजीवी हैं देश के, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आता है। आपकी संस्था के द्वारा ये वंडरफुल कार्य किया जा रहा है कि आप इस घड़ी में भी, जब संसाधन उपलब्ध नहीं है और जब कोई आगे आने के लिए अभी तैयार नहीं है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देश के घर घर के अंदर जा रहे हैं। और आपने ये जो एक नए सेमिनार का ये आपने जो स्टार्ट किया है, दिस विल कम अ लॉन्ग वे where exchange of ideas can come about, where policy makers can come together, and we also get a very honest feedback through your platform. इलेट्स के लिए यही मैसेज है कि आप इसी तरह ही हम सबको जोड़ते जाइए, सिटीजन्स को, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को। आपका ये जो फोर्थ स्टेट का रोल है इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना के रिगार्डिंग। और साथ साथ जो आप जानकारी और इसके अंदर आईसी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों को कोविड के माध्यम से, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग है। आप जब भी कोई भी विचार या कोई भी थॉट प्रोसेस जानना चाहती हैं, मेरा विभाग और मैं स्वयं हमेशा ही इलेट्स के लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिस्टर गुप्ता, नमस्कार।